नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो आने वाले आईबीपीएस पीओ मेंस को टारगेट कर रहे हैं। और सिर्फ आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए क्यों, आगे जो भी आप मेंस का एग्जाम देंगे उन सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेंस के लिए जो आप मॉक्स देते हैं ना, उसे किस तरीके से देना चाहिए, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि जो चीजें आप इन मॉक टेस्ट में करेंगे वही सेम चीज आप पेपर में भी करने वाले हैं। अगर मॉक्स में अच्छी आदतें नहीं होंगी तो पेपर में भी वो अच्छी आदतें नहीं होंगी। जो गलतियां मॉक्स में बार बार करते रहोगे, उसे नहीं आइडेंटिफाई करोगे, उसे नहीं सही करोगे, तो वही गलतियां आप पेपर में भी करने वाले हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मॉक्स हम सही तरीके से अटेम्प्ट करना सीखें। तो रीजनिंग को एज अ रेफरेंस लेके, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, एज अ रेफरेंस लेके आपको मैं सारी चीजें बारी बारी से बताऊंगा कि मैं पर्सनली मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, बाकी अपने स्टूडेंट्स को भी मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, और आप लोगों के लिए भी मेरा यही सजेशन रहेगा। आप ट्राई कीजिएगा, आई एम 100% श्योर कि आपको उससे बहुत बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि सर लेट्स से, जैसे कि मैंने कहा, हम रीजनिंग की बात करने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी एज अ रेफरेंस लेके अपने कर रहे हैं। तो रीजनिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है यार। एक तो आपके मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस, और दूसरे आपके पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ जी, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें, यानी कि मॉक अटेम्प्ट करें, उन्हें दो पार्ट में आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, दो पार्ट में मतलब दो राउंड्स में आप अटेम्प्ट करेंगे। पहला राउंड होगा राउंड वन, दूसरा राउंड होगा राउंड नंबर टू। अब राउंड वन में क्या होगा, राउंड टू में क्या होगा, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। राउंड वन में आपका टारगेट होगा ज्यादा से ज्यादा डुएबल मिसलिनियस क्वेश्चंस कंप्लीट करना। ठीक है जी। साथ ही साथ आपका काम होगा, एक बार जो नेक्स्ट में आप पजल अटेम्प्ट करने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करके रखना। उन्हें क्या करना सर, उन्हें आइडेंटिफाई करके रख लेना है। अब मिसलिनियस के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो आपके जैसे कि टॉपिक्स रहते हैं कोडेड बीआर, कोडेड इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज इन जनरल, सिलोजिज्म, कोडेड सिलोजिज्म। मशीन इनपुट आउटपुट का भी मैं कहूंगा कि सीधा देख के नहीं छोड़ना है। आप उसको राउंड वन के एंड में अटेम्प्ट कर सकते हो, बट एक बार नजर जरूर डालना है, क्योंकि मशीन इनपुट आउटपुट जनरली पेपर में आसान आता है ना। मॉक्स में ऑल्दो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, मॉक्स में नहीं हो पाता, तो उसे बाद के लिए आप रखो। देखो कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। इनिशियली देख के ऐसा लगे कि बहुत मुश्किल जा रहा है तो छोड़ दो उसे। कंडीशन कोडिंग है, रो रिजल्टेंट वाले सवाल रहते हैं, कोडेड डायरेक्शन है, ये सब आपको कंप्लीट करने ही करने पड़ेंगे। और इसके साथ ही साथ आप पूरा पेपर देखोगे तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट, 2 से 3 पजल सिटिंग अरेंजमेंट आप आइडेंटिफाई करके रखें कि भाई इस ऑर्डर में पहले मैं ये देख, राउंड टू में ये अटेम्प्ट करूंगा, देन ये अटेम्प्ट करूंगा, देन ये अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे अकॉर्डिंगली, जैसे भी आप मार्क को रिव्यू करते हो या जैसे भी करते हो, मैं जनरली नोट करना पसंद करता हूँ। एक छोटा सा मैं क्या करता हूँ, जब भी पेपर अटेम्प्ट करता हूँ तो एक छोटा सा कॉलम बना लेता हूँ। ये मेरा RD1 का कॉलम होता है, ये मेरा RD2 का कॉलम होता है। RD1 में भी जैसे मैं जो बाद में अटेम्प्ट करने वाला हूँ उनको लेफ्ट टू राइट में नोट करता रहता हूँ, RD2 में भी इस तरीके से लेफ्ट टू राइट में नोट करता रहता हूँ। ये ऑर्डर डिसाइड करता है कि लेफ्ट में जो सबसे पहले, राइट में बाद में, जो जो मैं बाद के लिए रखना चाहता हूँ। ठीक है। अब मिसलिनियस में एक और जो बड़ा डाउट बच्चों को आता है वो डेटा सफिशिएंसी में आता है कि सर डेटा सफिशिएंसी पहले अटेम्प्ट करना चाहिए बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो वो डेटा सफिशिएंसी के लिए मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का है। अगर मिसलिनियस बेस्ड आ रहा है तो आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अगर पजल बेस्ड डेटा सफिशिएंसी आ रहा है जिसमें दो स्टेटमेंट तो फिर भी चल जाते हैं, बट 3-3 स्टेटमेंट से काफी बड़ा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको आप राउंड टू के लिए रखिए। राउंड टू में भी उसे आप तब इस्तेमाल कीजिए जब ऐसा टाइम बचे आपके पास कि सर इसमें बड़ा पजल भी सॉल्व नहीं किया जा सकता और कोई मेरे पास मिसलिनियस भी नहीं बचा है, तो तब वो आप डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, नहीं तो उसे स्किप करने बेस्ट रहता है। अब इसके अलावा सर राउंड नंबर टू में जैसे कि लेट्स से आपने दो पजल्स को शॉर्टलिस्ट किया है, वो दो पजल्स आके आपको अटेम्प्ट करनी है। अब ये कैसे पता चले कि सर हमसे कौन सी पजल होगी कौन सी। एक तो आपके यूज टू पैटर्न्स जो रहते हैं, लेंथ ऑफ द पजल्स जो रहती है। इसके अलावा अभी अभी हमने आईबीपीएस क्लर्क मींस में देखा कि यार न्यू पैटर्न के सवाल तो थे पर मुश्किल नहीं थे। अगर आप अच्छे से पढ़ते, अच्छे से उसे समझने की कोशिश करते तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, वो डुएबल थे। बस ये था कि सर देख के लेंथ थोड़ी ज्यादा लग रही थी,
स्ट्रक्चर नया लग रहा था तो स्किप करना ज्यादा बेहतर समझा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास ऐसा है कि सर सारी पजल सी हमें तो बड़ी लग रही है, तो एक बार आप रीड करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी अपनी डुएबल पजल है। बाकी आप जैसे जैसे मॉक्स देंगे ना, सिलेक्शन कैसे करना है, कौन सी पजल पहले करनी है कौन सी बाद करनी है, उसके बारे में एक्सपीरियंस आता रहेगा, उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानेंगे। बट मेथड आपको, टेक्निक आपको ये लगानी है राउंड्स वाली, और इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है चीजों को। ठीक है जी। अब क्रिटिकल रीजनिंग का एक बड़ा सवाल आता है कि सर क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करें कि नहीं करें, तो इसके लिए मेरा सजेशन रहता है कि यार इसको अवॉइड ही करना चाहिए, अनलेस कि कुछ बहुत ही आसान सवाल आ जाए, क्योंकि आप पेपर तो पूरा ही देखोगे ना, क्योंकि पेपर जो पूरा नहीं देखता है ना, उसका सिलेक्शन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो कोई ना कोई आसान सवाल मिस कर देता है। तो राउंड 1 में सिर्फ मिसलिनियस करना पर्पस नहीं है, साथ साथ पूरा पेपर भी देखना है, जिससे कि अपने पजल का ऑर्डर डिफाइन कर पा रहे और कोई भी डुएबल जितने भी सवाल है वो करते जा रहे हैं साथ में, है ना। क्रिटिकल रीजनिंग का ऐसा है, कोई बहुत ही इजी एकदम शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी मैं तो अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ये इसके आंसर जल्दी निकल जाते हैं पर इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाता भी नहीं हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा आप लोगों के लिए सजेशन रहेगा कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। बाकी संडे को मैं हर संडे को मेंस का पेपर लाइव आपको मॉक सॉल्व करवा के दिखाता हूँ, लाइव मॉक रहता है एकदम लाइव, आप भी सॉल्व करते हैं मैं भी सॉल्व करता हूँ, तो वहां से भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई एम श्योर के हो जाती होगी। ठीक है, तो जाने से पहले आप सभी बच्चों के लिए कुछ सजेशंस भी है। जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए मैंने गाइडली का एक बहुत ही शानदार सोर्स, एक बहुत ही शानदार सजेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। जितने भी बच्चे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को टारगेट कर रहे हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी कैसे की जाए, डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो गाइडली आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का कुछ बहुत ही ज्यादा शानदार लेकर आया है, तो वो आपको नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जरूर जरूर क्लिक कीजिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बाकी गाइडली से आप कोई भी चीज परचेस करते हैं तो कोड आप हमारा यूज कीजिए, वर्चुअस कोड लगेगा और 12% का सीधा सीधा आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा जो मेरा करंट कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल से, वो तो आपको पता ही है, रीजनिंग का मिनी मॉक्स और 20 मिनी मॉक्स करेंगे 5 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक। अगर आपने परचेस नहीं किया तो वो जरूर परचेस कीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।